गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की विधियां। अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की विधियां। कल अपने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बल गति क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बल गति की। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की विधियां। अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की विधियां। अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की विधियां। तो इसमें पहली विधि है इसके अंदर आलेख विधि। आलेख विधि, ग्राफ मेथड। आलेख विधि, ग्राफ मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है आलेख विधि में, देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण अभिक्रिया के वेग और भिन्न भिन्न समय पर क्रियाकारक की सांद्रता के सापेक्ष आलेख खींचकर अभिक्रिया कोटि ज्ञात की जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का या किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण आलेख विधि द्वारा कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण अभिक्रिया के वेग और भिन्न भिन्न समय पर क्रियाकारक की सांद्रता के सापेक्ष आलेख खींचकर किया जाता है। तो इसमें किस किस के सापेक्ष आलेख या ग्राफ निर्मित किया जाता है, तो अभिक्रिया का वेग ROR या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल r से डिनोट करते हैं, जैसे R और क्रियाकारक की सांद्रता के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे और जो वो ग्राफ कैसा आएगा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण अभिक्रिया के वेग तथा क्रियाकारक की भिन्न भिन्न समय पर क्रियाकारक की सांद्रता के बीच या फिर हम कह सकते हैं सापेक्ष क्रियाकारक की सांद्रता के सापेक्ष आलेख निर्मित कर किया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण अभिक्रिया के वेग और भिन्न भिन्न समय पर क्रियाकारक की सांद्रता के सापेक्ष आलेख निर्मित करके किया जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग, जैसे कोई भी अभी अपन को अभिक्रिया दी हुई है, A क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। ठीक है, A क्या है, क्रियाकारक A है जो कोई एक उत्पाद बना रहा है। ठीक है, अब देखिए इस अभिक्रिया के लिए हम कोई भी अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू KA माइनस x की पावर n। KA माइनस x की पावर n। अपन को n हमने लिया है क्योंकि अपन को अभी तक कोटि ज्ञात नहीं है। n यहाँ पे क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। n क्या है यहाँ पे, अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, ये क्या है, भिन्न भिन्न समय पर क्रियाकारक की
सांद्रता है। क्या है? भिन्न भिन्न समय पर क्रिया कारक की सांद्रता है। या अभिक्रिया वेग को हमने r से डिनोट किया तो क्या हो गया? k a माइनस एक्स की पावर n। n क्या है? अभिक्रिया कोटि है। a माइनस एक्स क्या है? भिन्न भिन्न समय पर क्रिया कारक की सांद्रता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इस आलेख विधि में? क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग, ये अभिक्रिया का वेग r, ठीक है, और भिन्न भिन्न समय पर क्रिया कारक की सांद्रता, ये क्या है? भिन्न भिन्न समय पर क्रिया कारक की सांद्रता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचकर अभिक्रिया कोटि का निर्धारण किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे जो कैसा आता है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है या एक सरल रेखा आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? r और a माइनस एक्स के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ निर्मित करेंगे। तो देखिए ये क्या है? यहाँ पे n है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? a माइनस एक्स की पावर n है, जो क्या कहलाती है? अभिक्रिया कोटि कहलाती है। तो हम ग्राफ निर्मित करते हैं। ये x एक्सिस, y एक्सिस। अब y एक्सिस पर क्या लेंगे? अभिक्रिया का वेग r, या फिर हम इसको कह सकते हैं ROR। ठीक है, अभिक्रिया का वेग r, या इसको क्या लिख सकते हैं? ROR। ठीक है, और x एक्सिस पर क्या लेना है? a माइनस एक्स की पावर n, a माइनस एक्स की पावर n। ठीक है, और हमको ग्राफ कैसी मिलती है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और उसका, इस ग्राफ का ढाल क्या होगा? ढाल किसके बराबर होगा? k के बराबर होता है। तो ढाल किसके बराबर होगा? ढाल इज इक्वल टू k के बराबर होगा। और k क्या है? वेग स्थिरांक k है। k क्या है? वेग स्थिरांक कहलाता है। अब क्रिया कारक की भिन्न सांद्रता के, क्रिया कारक की भिन्न सांद्रता के निश्चित घातांक का मान रखकर आलेख निर्मित करने पर, आलेख निर्मित करने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्रिया कारक की भिन्न सांद्रता के निश्चित घातांक का मान रखकर आलेख निर्मित करने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, वापस से एक बार कि क्रिया कारक की भिन्न सांद्रता के निश्चित घातांक n का मान रखकर आलेख निर्मित करने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने n बराबर 1 रख दिया और ग्राफ में क्या आ रही है? सीधी रेखा आ रही है। यदि n बराबर 1 रखने पर ग्राफ में सीधी रेखा आती है तो अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अभिक्रिया कोटि कितनी होगी? 1 होगी। यदि n बराबर 2 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर? 2 रखने पर ग्राफ में सीधी रेखा आती है तो अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यदि n बराबर 2 रखने पर अभी ग्राफ में सीधी रेखा प्राप्त होती है तो अभिक्रिया कोटि कितनी होगी? 2 होगी। और यदि n बराबर 1 रखने पर ग्राफ में सीधी रेखा प्राप्त होती है तो अभिक्रिया कोटि कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन यदि सांद्रता के साथ अभिक्रिया वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि सांद्रता के साथ अभिक्रिया वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी? 0 होगी। तो अभिक्रिया कोटि 0 होगी। क्या? यदि सांद्रता के साथ अभिक्रिया वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि सांद्रता के साथ अभिक्रिया वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी? 0 होगी। अभिक्रिया कोटि या अभिक्रिया 0 कोटि की होती है। ठीक है, तो ये था अपने अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की आलेख विधि। अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की कौन सी विधि है? आलेख विधि है। ठीक है, अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की कौन सी विधि है? आलेख विधि, जिसमें क्या करते हैं कि जिसमें क्या करते हैं हम अभिक्रिया के वेग और क्रिया कारक की भिन्न भिन्न समय पर क्रिया कारक की सांद्रता के सापेक्ष आलेख निर्मित करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो क्या आती है? एक सीधी रेखा प्राप्त आती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगर यदि n बराबर यहाँ पे n बराबर 1 रख दिया
तो ग्राफ में अगर सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो क्या होगी, अभिक्रिया कोटि 1 होती है। और यदि n बराबर 2 रखने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है तो अभिक्रिया कोटि कितनी होगी, अभिक्रिया कोटि होगी 2 होगी। ठीक है, तो ये थी अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की आलेख विधि। नंबर 2 पे देखिए कौन सी विधि आती है। नंबर 2 पर अवकलन विधि। नंबर 2 पे कौन सी है, अवकलन ले ले या फिर हम पहले लेते हैं अर्ध आयुकाल विधि। नंबर 2 पे अर्ध आयुकाल विधि लेते हैं। नंबर 2 पे अर्ध आयुकाल विधि। पहली विधि थी आलेख विधि, अर्ध आयु काल विधि, हाफ लाइफ मेथड। अर्ध आयुकाल विधि, हाफ लाइफ मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, अर्ध आयुकाल विधि के अंदर क्या होता है, तो किसी अज्ञात अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी अज्ञात रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, किसी अज्ञात रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल रासायनिक अभिक्रिया के या क्रिया कारक की सांद्रता के, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घातांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी अज्ञात रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए किसी अज्ञात अभिक्रिया, किसी अज्ञात अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, किसी अज्ञात अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के, क्रिया कारक की अर्ध आयुकाल क्रिया कारक की, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के n-1, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घातांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अर्ध आयुकाल विधि में देखिए क्या है कि किसी कोई अज्ञात अभिक्रिया है अपने पास, ठीक है, कि कोई अज्ञात अभिक्रिया है अपने पास, उस अज्ञात अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है, हाफ लाइफ जो है, वो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता को हमने क्या माना था, A मोल पर लीटर माना था, है ना। तो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी अज्ञात अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अर्ध आयुकाल T हाफ, अर्ध आयुकाल T हाफ क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता A के n-1 घातांक, A की n-1 घातांक के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो
1/a⁻n-1। ठीक है, क्या है कि किसी अज्ञात अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यदि माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता A1 और A2 है, तो इसकी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हम कैसे प्राप्त करते हैं? माना किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रताएं A1 और A2 है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हम कैसे दर्शाएंगे? देखिए, माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रताएं हमने क्या ली है? A1 और A2 ली है। A1 और A2 ली है। देख, मैं इस समीकरण को ऊपर लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने क्या था पहला, और इसको समीकरण नंबर 1 लगा लूंगी। 1/a⁻n-1। ठीक है, इसको लगा लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रताएं A1 और A2 लेने पर अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किस प्रकार प्राप्त होता है? देखिए, क्या किया? A1 ली है क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रताएं A1 और A2 लेने पर अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किस प्रकार आता है? तो देखिए, T½ क्या हो जाएगा? T½ इज इक्वल टू या व्युत्क्रमानुपाती 1/T½ व्युत्क्रमानुपाती 1/A1 की पावर n-1 1/A1 की पावर n-1। ठीक है, अब इसी तरह से क्रियाकारक की सांद्रता A2 लेने पर तो क्या हो जाएगा? T½ व्युत्क्रमानुपाती A2 की पावर n-1 A2 की पावर n-1। इसको लगा लिया समीकरण नंबर 2 और इसको लगा लिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 2 और इसको लगा लिया समीकरण नंबर 3। क्या किया कि माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता A1 और A2 लेने पर अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हमें निम्न प्रकार प्राप्त होता है। T½ व्युत्क्रमानुपाती A1 की पावर n-1, T½ व्युत्क्रमानुपाती A2 की पावर n-1। ठीक है, अब दोनों ही अर्ध आयुकालों का क्या लिया हमने? अनुपात लेने पर। दोनों ही अर्ध आयुकालों का अनुपात लेने पर, तो अनुपात लेंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों अर्ध आयुकालों का अनुपात लिया तो T½ अपॉन क्या आ जाएगा? T½ ठीक है, क्या आया? T½ इन दोनों अर्ध आयुकालों का क्या लिया हमने? अनुपात लिया। तो T½ अपॉन क्या आया? T½ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/A1 की पावर n-1 अपॉन 1/A2 की पावर n-1। ये क्या हो जाएगा? A2/A1 और घात क्या की? कॉमन कर दी दोनों में। A2/A1 की पावर क्या किया हमने? n-1। दोनों की पावर क्या है? n-1 है, तो हमने एक साथ लगा ली। तो T½ इज इक्वल टू क्या आया? A2/A1 की पावर क्या आई? n-1 आई। अब हम क्या करेंगे? इसका लॉग लेंगे। क्या करेंगे? लॉग लेने पर समीकरण का लघु गुणक या लॉग लेने पर क्या आता है? देखिए, लॉग T½ अपॉन क्या है? T½ इज इक्वल टू
इसका लॉग लेंगे तो ये जो घातांक है वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, घातांक क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और ये क्या हो गया, log a2 अपॉन a1, क्या आई, log a2 अपॉन a1। तो log लेने पर क्या आया, log t हाफ 1 अपॉन t हाफ 2 इज इक्वल टू n-1 log a2 अपॉन a1, ठीक है। या फिर n-1 क्या हो जाएगा, n-1, ये n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये log a2 अपॉन a1 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए log t हाफ 1 अपॉन t हाफ 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, log a2 अपॉन a1 आ जाएगा, log a2 अपॉन a1, ठीक है। तो n-1 इज इक्वल टू क्या आया, log t हाफ 1 अपॉन t हाफ 2 अपॉन log a2 अपॉन a1। इसी तरह से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा log t हाफ 1 अपॉन t हाफ 2 अपॉन log a2 अपॉन a1। ये क्या हो जाएगा, 1 उधर गया तो क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है, -1 उधर गया तो क्या हुआ, +1 आ गया। तो अब n इज इक्वल टू क्या आई, log t हाफ 1 अपॉन t हाफ 2 अपॉन log a2 अपॉन a1 +1। अब इस समीकरण से हम n क्या है, यहाँ पे अभिक्रिया कोटि है, तो इस समीकरण से हम अभिक्रिया कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। इस समीकरण से हम अभिक्रिया कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। अभिक्रिया कोटि n ज्ञात की जा सकती है। फिर नेक्स्ट अपने विधि आती है ओस्टवाल विलगन विधि, समाकलन विधि और नक्श अवकलन विधि। ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी की 3 विधियां नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।